वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रूलिंग द कंट्री साइड क्लास 8 हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। और आज का जो हमारा सब टॉपिक रहेगा दैट इज़ द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। और इस सब टॉपिक में हमने डिफरेंट रेवेन्यू कलेक्शन मेथड समझने हैं। और सबसे पहला हमारा जो मेथड रहेगा दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो इस वीडियो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि लास्ट पर 1770 में एक ग्रेट फिमाइन स्ट्रक करता है बंगाल प्रोविंस को, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो 10 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ बंगाल थी वो खत्म हो जाती हैं। तो हम इन शॉर्ट याद रख सकते हैं कि 1/3 ऑफ द बंगाल पॉपुलेशन वाइप्ड आउट इन दिस ग्रेट फिमाइन ऑफ 1770। तो रिजल्ट क्या था उसका कि जो इकोनॉमी बंगाल की थी ये बहुत ज़्यादा र्यून हुई थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आई थी। और इस इकोनॉमी के र्यून होने से बंगाल की इकोनॉमी जो र्यून हुई थी इसका डायरेक्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट बंगाल की इकोनॉमी पर भी था। और डायरेक्ट इम्पैक्ट ये भी था कि जो कंपनी के रेवेन्यू रिसोर्सेज थे ये यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे थे। ये भी हो सकता था कि कंपनी का जो रेवेन्यू था वो कम होता जा रहा था। तो कंपनी ऑफिशियल्स अब इस सर्च में थे, मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन द लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। तो अब जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि अगर हमने यहां पर सर्वाइव करना है तो हमने यहां पर लैंड में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है। जब लैंड में इन्वेस्टमेंट होगा तो एग्रीकल्चर इंप्रूव हो जाएगा। जब एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा तो कंपनी के लिए यहां पर रेवेन्यू कलेक्ट होगा, कंपनी यहां पर रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो इसके लिए जो हल ढूंढा गया या हम कहेंगे जो मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन या जो मेथड ऑफ असेसमेंट लाया गया दैट वाज द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 1793 में। और ये जो सिस्टम है ये चार्ल्स कॉर्नवेलिस के जरिए लाया जाता है और इस सिस्टम का नाम रखा जाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। लाया जाता है 1793 में। मकसद इसका ये था कि परमानेंटली एक सेटलमेंट लाया जाए जिसके जरिए जो लैंड है ये भी इंप्रूव हो जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए और साथ ही साथ कंपनी के लिए जो रेवेन्यू है ये भी कंटिन्यू आता रहे। तो अब हमने यहां पर समझना है कि ये सिस्टम क्यों लाया गया और यहां पर ये जो सिस्टम था ये कैसे इंप्लीमेंट किया गया। फाइनली परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक एग्रीमेंट था बिटवीन द कंपनी एंड द जिमींदार। ये जो जिमींदार थे ये राजाज और तालुकदार से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिमींदार उस इंडिविजुअल को कहा जाता था कि जो एक बड़ा लैंड होल्डर होता था, जिसके पास एक बड़ी लैंड होल्डिंग होती थी, और वही समझा जाता था कि ये तालुकदार था। एक बार हम पीछे रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि कंपनी ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि जो लोकल जिमींदार हैं इनको हमने पेसिफाई करना है, इनको हम परमानेंटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। मकसद यही था कि अब कंपनी चाहती थी इन जिमींदार के साथ काम करना। ये जो जिमींदार थे ये बड़े लैंड ओनर्स थे, इनके पास बड़ी बड़ी लैंड हुआ करती थी। तो फाइनली अकॉर्डिंग टू दिस द जिमींदार्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। तो अब इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया गया, ये जो जिमींदार बड़े बड़े जिमींदार राजाज और तालुकदार हुआ करते थे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द प्रोविंस लेवल, इनसे कहा गया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए, पीजेंट से आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए और अकॉर्डिंगली उस रेवेन्यू को आपने पे करना है कंपनी की तरफ। और इसमें जो जिमींदार थे ये खाली काम नहीं करेंगे और इस रेवेन्यू जो रेवेन्यू जिमींदार के जरिए पीजेंट से कलेक्ट किया जाएगा इसका एक हिस्सा दिया जाएगा जिमींदार को भी। मीन जिमींदार जो इंटरेस्ट से तभी काम कर पाएंगे जब ये इनको भी इस रेवेन्यू में हिस्सा दिया जाएगा। तो मसला क्या है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक वो एग्रीमेंट था जो कंपनी और जिमींदार के दरमियान था। और ये जो जिमींदार थे इनको एथोराइज किया गया था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और किन से, पीजेंट से, और उसके बाद ये जो रेवेन्यू है ये आप कंपनी की तरफ सबमिट करेंगे और इस रेवेन्यू का एक हिस्सा जमींदार को भी मिलने वाला था। लेकिन ये आप याद रखोगे ये जो रेवेन्यू था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ये फिक्स किया गया था। फॉर एग्जांपल एक पीजेंट था, इसके पास एक जमीन थी और इस जमीन से इसको 1000 रुपीज पर एनम के हिसाब से टैक्स देना होता था। और ये जो रेवेन्यू था चाहे इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो
कम हो तो ये फिक्स किया गया था परमानेंटली, वन टाइम परमानेंट सेटलमेंट था और इसको ये यहां पर पे करना होता था, इसलिए इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट ही रखा गया। अब क्यों कंपनी क्यों चाहती थी कि परमानेंट सेटलमेंट, कंपनी क्यों चाहती थी कि परमानेंटली रेवेन्यू फिक्स होना चाहिए? दिस वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स। तो यहां पर कंपनी चाहती थी कि रेगुलर यहां पर हमारे पास रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, रेगुलरली कंपनी के पास पैसा आना चाहिए, और साथ ही साथ इसके जरिए जो जिम्मेदार हैं ये इनकरेज हो जाएंगे और ये लैंड को इंप्रूव करने में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब है जिम्मेदार ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, जितना ये रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे, जितना ये इन्वेस्टमेंट लैंड से होगा उतनी प्रोडक्शन होगी, लेकिन कंपनी की तरफ इनको फिक्स भरना होता था। तो यहां पर ये भी नहीं, तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि जिम्मेदार को भी यहां पर फायदा हो सकता था अगर ये लैंड को इंप्रूव कर पाते या लैंड को इंप्रूव करने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखाती। अमाउंट जो रेवेन्यू था ये फिक्स रखा गया था। रेवेन्यू वोंट बी इंक्रीज्ड एंड द जिम्मेदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। तो रेवेन्यू कंपनी की तरफ जो जिम्मेदार को सबमिट करना होता था वो फिक्स था, और ये जो जिम्मेदार थे अगर ये लैंड पर प्रोडक्शन ज्यादा करते थे तो इससे जिम्मेदार को ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन यहां पर आप याद रखो ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो बोथ जिम्मेदार को भी, पीजेंट्स को भी और कंपनी को भी फेस करनी पड़ी थी। उन कुछ प्रॉब्लम्स की बदौलत ही ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो इन लिमिटेशंस, इन प्रॉब्लम्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट रेवेन्यू फिक्स्ड वाज सो हाई दैट जिम्मेदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। अब जो रेवेन्यू कंपनी ने यहां पर फिक्स किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में, ये जो रेवेन्यू था ये बहुत ज्यादा हाई फिक्स किया हुआ था कंपनी के जरिए, और जिम्मेदार ने कोशिश की थी कि इसमें मैं खुद भी पैसा कमा सकता था, लेकिन जिम्मेदार को अब ये लग रहा है कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया है वो भी मैं पे नहीं कर पाता हूं। तो फाइनली हम ये कहेंगे फिलहाल के लिए जिम्मेदार को ये लगा कि ये जो रेवेन्यू फिक्स किया गया है बहुत ज्यादा हाई है, तो फाइनली इनके लिए ये प्रॉब्लम थी। अब ऑन द बेस ऑफ दिस रिजल्ट न्यूमरस जिम्मेदारीज वर सोल्ड ऑफ इन ऑक्शन। तो जब जिम्मेदार फिक्स्ड रेवेन्यू कंपनी को पे नहीं कर पाता था उससे जिम्मेदारी राइट्स छीने जाते थे और उसके जिम्मेदारी राइट्स ऑक्शन किए जाते थे और किसी दूसरे जिम्मेदार को दिए जाते थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिम्मेदार के लिए। लेकिन सिचुएशन चेंज्ड विद द ग्रोथ ऑफ द मार्केट। लेकिन कभी कभी यह भी होता था जब जिम्मेदार बहुत खुश होता था क्योंकि ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी ये बहुत ज्यादा होती थी, तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होता था, एग्रीकल्चरल एक्सपेंड होता था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, तो यहां पर जिम्मेदार को फायदा हो सकता था। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जिम्मेदार बट नो गेन फॉर द कंपनी। तो यहां पर कंपनी के लिए, यहां पर आप याद रखो ये जिम्मेदार के लिए इनकम इंक्रीज होती थी जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेहतर होती थी, लेकिन यहां पर दूसरा प्रॉब्लम कंपनी का था। कंपनी ने यहां पर फिक्स किया हुआ था प्रोडक्शन अगर ज्यादा होती तो कंपनी को उतना ही मिलना था जितना यहां पर फिक्स किया हुआ था, बट नो गेन्स फॉर द कंपनी, मींस कंपनी को प्रोडक्शन ज्यादा होने से कोई फायदा नहीं था। ये भी प्रॉब्लम कंपनी के लिए थी। तो यहां पर जिम्मेदार के लिए प्रॉब्लम थी, यहां पर रेवेन्यू फिक्स था, अगर प्रोडक्शन कम हुई तो जिम्मेदार को अपने जेब से देना होता था, लेकिन इन केस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बेहतर होती थी तो जिम्मेदार का यहां पर भला हो रहा था, लेकिन कंपनी को लग रहा था कि हमारा यहां पर नुकसान हो रहा था। फाइनली और एक बात याद रखोगे, द जिम्मेदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड। अब जो जिम्मेदार थे वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे लैंड पर इन्वेस्टमेंट करने की। क्यों? उनको लग रहा था कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही नहीं हुई तो हमारा जो पैसा है वो इस इन्वेस्टमेंट से जाया हो सकता है। इसलिए जो जिम्मेदार थे वो सही दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी लैंड को इंप्रूव करने के लिए। और साथ ही साथ द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। और जो कल्टिवेटर था, जो जमीन को कल्टिवेट करता था, जो पीजेंट्स थे, उनको लग रहा था कि इसमें हमारा खून चूसा जा रहा है और ये जो सिस्टम है एक्सट्रीमली ऑपरेसिव है और जिम्मेदार के जरिए बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इन कल्टिवेटर्स के साथ। कल्टिवेटर्स को क्या महसूस हो रहा था? हाई रेंट हमसे लिया जा रहा है,
और साथ ही साथ प्रॉब्लम ड्यू टू मनी लेंडर्स। और ये भी आप याद रखोगे, ये जो कल्टीवेटर्स थे जब ये कल्टीवेशन कर रहे थे अपनी फील्ड्स पर, अपनी खेती पर, तो इनके पास पैसा नहीं होता था, ये मनी लेंडर्स से लोन लेते थे। और फाइनली ये जब लोन नहीं चुका पाते थे, ये जो मनी लेंडर्स थे ये इनसे इनकी जमीन छीनते थे। तो यहां हम ये कहेंगे कि जो मनी लेंडर्स थी ये एक प्रॉब्लम थी किनके लिए, कल्टीवेटर्स के लिए। एंड फाइन, और साथ ही साथ आप याद रखोगे राइट्स ऑन द लैंड वायर इनसिक्योर। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ये यहां पर टैक्स पे नहीं कर पाते तो इनसे इनकी जमीन छीनी जाती थी। तो फाइनली हम ये कहेंगे कि इनके जो राइट्स थे अपने ही लैंड पर वो सिक्योर नहीं थे, वो इनसिक्योर थे। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कहीं पर प्रॉब्लम जिम्मेदार के साथ थी, कहीं पर प्रॉब्लम कंपनी के साथ थी, कहीं पर प्रॉब्लम जो कल्टीवेटर्स थे उनके साथ थी। तो इन शॉर्ट ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये यहां पर लिमिटेशन से खाली नहीं था। तो फाइनली परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक परमानेंट रेवेन्यू कलेक्शन मेथड यहां पर नहीं बनता है। लेकिन यहां पर आप याद रखोगे कंपनी चाहती थी कि हमारे पास कोई एक परमानेंट रेवेन्यू कलेक्टिंग मेथड होना चाहिए था जिसके जरिए हमारे पास एक कंटिन्यू और इंक्रीज्ड और रेगुलर मैनर में रेवेन्यू आता जाए। तो इसलिए ए न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड, और जिसे हम महलवारी सिस्टम के नाम से याद रखते हैं। तो अब हमने दूसरा सिस्टम पढ़ना है, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जिसे हम याद रखेंगे ये है महलवारी सिस्टम। अब हमने अभी पढ़ा कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया इसमें अब चेंज की जरूरत थी, इसमें अब रिफॉर्मेशन की जरूरत थी, इसमें अब तब्दीली की जरूरत थी। तो फाइनली कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। तो कंपनी को हर वक्त पैसा ही चाहिए था क्योंकि ये अब गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिटेन से नहीं लाते हैं, यहां के ही रेवेन्यू से अपने सभी एक्सपेंसेस ये निकालते हैं। तो फाइनली ये चाहते थे हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ताकि हमारा यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड है ये भी यहां पर बढ़ता जाए, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो ये चाहते थे कि यहां के ही रेवेन्यू से ही ये निकाल पाए। इन northwestern provinces of the Bengal Presidency, Holt Mackenzie introduced an alternative system known as Mahalwari system in 1822। एक पर्सन था, इंग्लिश ऑफिशियल था, जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो था बंगाल प्रेसिडेंसी का, वहां पर एक रेवेन्यू कलेक्शन मेथड ये इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम महलवारी सिस्टम के नाम से याद रखते हैं। और ये जो महलवारी सिस्टम है ये 1822 में इंट्रोड्यूस किया जाता है हॉल्ट मैकेंजी के जरिए, और ये जो पर्सन है इनको हम हॉल्ट मैकेंजी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी हमने लिखा हुआ है महलवारी सिस्टम रेवेन्यू कलेक्ट मेथड एक था, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में इंट्रोड्यूस किया था, इंप्लीमेंटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। अब ये जो महलवारी सिस्टम था इसमें क्या हो रहा था, विलेज जो था ग्रास रूट लेवल पर जो विलेज होता है इसको कहा गया एज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन माना गया। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay। यहां पर क्या किया गया कि एक विलेज के पास जितनी भी लैंड थी इस लैंड को मेजर किया गया और एक एस्टिमेशन किया गया कि इस विलेज में कितनी लैंड है और इस विलेज के पूरे लैंड का कितना रेवेन्यू बनता है, और ये एक विलेज को या एक महल को यहां पर पे करना होता था कंपनी की तरफ। होप आपने अंडरस्टैंड किया। एक बार हम फिर यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। महलवारी सिस्टम के अकॉर्डिंगली विलेज जो है इसको एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन माना गया। यहां पर यह किया गया कि जो एक विलेज होता था, एक विलेज में जितनी जमीन हुआ करती थी इसको एस्टिमेट करके ये देखा गया कि किस जमीन से कितना रेवेन्यू बनता है, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की गई और ये कहा गया कि इस विलेज में इतनी जमीन है और इस विलेज में जमीन के हिसाब से इतना रेवेन्यू बनता है, और ये जो रेवेन्यू है ये इस विलेज को पे करना है कंपनी की तरफ।
फाइनली अब यहां पर हम समझेंगे हाउ द रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड। किस तरह से ये कहा जाता था कि इस विलेज को इतना रेवेन्यू पे करना है, दूसरे विलेज को इतना रेवेन्यू पे करना है। तो ये जो ड्यूटी थी ये कलेक्टर को दी गई थी, इससे पहले हमने पढ़ा था। और ए कलेक्टर वाज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फाइनली कलेक्टर जो था ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, ये एक विलेज से दूसरे विलेज जाता था। इंस्पेक्टिंग द लैंड, लैंड की इंस्पेक्शन करता था। मेजरिंग द फील्ड्स, और ये जो लैंड था इसका मेजरमेंट करता था। रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, और साथ ही साथ जो डिफरेंट कल्टिवेटर्स थे उनके जो राइट्स लैंड पर हुआ करते थे उसको रिकॉर्ड किया जाता। और अकॉर्डिंगली आप याद रखो ये कि जो एक फील्ड होता था इसको यहाँ पर मेजरमेंट करने के बाद इसका रेवेन्यू लगाया जाता था कि इससे कितना रेवेन्यू बन सकता है। लेकिन अमाउंट वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली बट नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। जो परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम थी, जहां पर रेवेन्यू फिक्स किया गया था, वो कभी जमींदार के लिए प्रॉब्लम थी, कभी कंपनी के लिए प्रॉब्लम थी, कभी पीजेंट्स के लिए प्रॉब्लम थी। तो यहां पर ये रखा गया कि ये जो रेवेन्यू है इसको पीरियडिकली रिवाइज किया जाए। तो ये यहां पर फिक्स नहीं रखा गया, तो फिलहाल के लिए कंपनी ने खुद को सेफ जोन में रखा गया। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन यहां पर कलेक्ट करेगा? विलेज हेडमैन जो होता है, मीन्स हर एक गांव का जो हेडमैन होता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पे इट टू कंपनी एंड नॉट द जमींदार। मीन्स जमींदार जो थे उनको यहां पर एक्सक्लूड किया गया, उनको यहां पर अलग रखा गया। इन प्लेस ऑफ जमींदार यहां पर जो विलेज हेडमैन होता है उसकी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप ही अपने विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करिए और ये फिर कंपनी की तरफ सबमिट करिए। तो यही सिस्टम कहलाता है महलवारी सिस्टम। एक बार हम फिर यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू महलवारी सिस्टम 1822 में ये इंट्रोड्यूस किया गया हॉल्ट मैकेंजी के जरिए। और ये यहां पर क्या होता था, अकॉर्डिंगली ये जो विलेज था ये एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन माना गया। और इसमें कहा गया कि हर एक विलेज में इंस्पेक्शन किया गया कि किस विलेज में कितनी जमीन है, और अकॉर्डिंगली उस विलेज का उस हिसाब से रेवेन्यू यहां पर रखा गया। और ये जो काम था ये कलेक्टर ने किया। और जो एक विलेज से दूसरे विलेज जाता था, लैंड को इंस्पेक्ट करता था, लैंड की मेजरमेंट करता था, अकॉर्डिंगली उसका रेवेन्यू जो था वो ये तय करता था। अमाउंट जो रखा गया था रेवेन्यू का वो रिवाइज होता था पीरियडिकली, ये यहां पर फिक्स नहीं रखा गया था। और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी विलेज हेडमैन को दी गई थी। विलेज हेडमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही थी रेवेन्यू को यहां पर कलेक्ट करना और कंपनी को यहां पर सबमिट करना। तो जमींदार जो था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम उसको यहां पर एक्सक्लूड किया जाता है। तो यही कहलाता है कंसेप्ट ऑफ द महलवारी सिस्टम। अब विद द कोर्स ऑफ टाइम ये देखा गया कि ये जो सिस्टम है रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। टैक्सेशन जब पीरियडिकली रिवाइज होता था तो ये राइज हो रहा था टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव ही था कि रेवेन्यू इंक्रीज करना। तो अब एक नया सिस्टम लाया जाता है जिसे हम मनरू सिस्टम के नाम से भी याद रखते हैं, या जिसे हम राइटवारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में चेंज की जरूरत थी, इसी तरह से जो महलवारी सिस्टम था इसमें भी कहीं कहीं पर चेंज की जरूरत थी। तो अकॉर्डिंगली इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ द राइटवारी और द मुंद्रू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी साउथ में, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो साउथ इंडिया में जो मैसूर की टेरिटरी थी, टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी थी, वो यहाँ पर कंपनी की टेरिटरी का एक पार्ट बनता है। तो वहीं पर एक ट्रायल बेसिस पर ये जो मनरू सिस्टम है ये यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम राइटवारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फाइनली ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो ये जो अलेक्जेंडर रीड थे, ये जो यहां पर पर्सन है अलेक्जेंडर रीड, इन्होंने यहां पर ट्रायल बेसिस पर जो टेरिटरी टीपू सुल्तान से छीनी गई थी उसी टेरिटरी पर ये जो मेथड है ये यहां पर अपनाया जाता है। और उसके बाद अकॉर्डिंगली ये जो मेथड है थॉमस मनरू के जरिए रेस्ट ऑफ द साउथ इंडिया में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ग्रेजुअली पूरे साउथ इंडिया में ये जो मॉडल है मनरू सिस्टम मॉडल या राइटवारी सिस्टम मॉडल, ये पूरी साउथ इंडिया में एक्सटेंड किया जाता है थॉमस मनरू के जरिए। अकॉर्डिंगली इसको हम राइटवारी सिस्टम क्यों कहते हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं।
अब जो ये राइट वाली सिस्टम इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो राइट्स थे ये स्मॉल कल्टिवेटर्स इन द साउथ इंडिया कहलाते थे। मीन्स कि जो छोटे काश्तकार थे साउथ इंडिया में उनको राइट्स के नाम से जाना जाता था। तो अब ये जो साउथ इंडियन कल्टिवेटर्स थे इनको हम कहेंगे राइट्स। तो अब जब हम राइट से डायरेक्टली डील करेंगे तो ये राइट वाली सिस्टम कहलाता है। अब साउथ इंडिया में यहां पर क्या था? देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। मीन्स जिस तरह से हमने अभी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ये कहा कि जमींदार हुआ करते थे जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती थी, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, लेकिन इस तरह के जमींदार साउथ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं हो रही थी। फाइनली कंपनी को यहां पर क्या लगा कि सेटलमेंट वाज टू बी डायरेक्टली विद द राइट्स। तो जो एक्चुअल पीजेंट्स थे, जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, उनसे ही कंपनी को सेटलमेंट करना था, उनसे ही कंपनी को डायरेक्टली यहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो इसलिए इसको नाम रखा गया राइट वारी सिस्टम। Finally, their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. लेकिन यहां पर कंपनी अपनी मर्जी से यहां पर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रही थी, बल्कि पहले सभी इन एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को केयरफुली सर्वे किया जाता था बिफोर द रेवेन्यू और द फाइनल रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। मींस इन हेस्ट में यहां पर डिसीजन नहीं लिया जाता था। देन रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल्स सेपरेटली। तो उसके बाद जो रेवेन्यू है, ये जो राइट्स होते थे ये खुद जो कॉलोनियल ऑप्शंस थे उनको सबमिट करते थे। एक बार हम फिर यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या हो रहा था राइट वाली सिस्टम में या मुंद्रू सिस्टम में, जो राइट्स थे ये खुद अपना रेवेन्यू, अपना टैक्स पे करते थे कंपनी की तरफ, और कंपनी के जो ऑप्शंस थे वो खुद यहां पर कलेक्ट करते थे और राइट्स खुद जाते थे उनको, ये रेवेन्यू अपना पे करते थे। तो इंडिविजुअली हर एक सेपरेटली जाता था और अपना जो रेवेन्यू उसका बनता था वो यहां पर पे कर रहा था। मुंद्रू थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पेरेंटल फादर प्रोटेक्टिंग राइट्स अंडर देयर चार्ज। तो ये जो मुंद्रू सिस्टम था, थॉमस मुंद्रू, इसकी आइडियोलॉजी ये थी कि ये जो ब्रिटिश है हमने इनका पैटर्नल फादर रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने इनको केयरफुली मदद करनी है जब इनका लैंड इंप्रूव हो जाएगा, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, हमें रेवेन्यू भी पे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो एक्सप्लॉइटेशन जमींदार से फेस करनी पड़ती थी स्मॉल कल्टिवेटर्स को, उस एक्सप्लॉइटेशन से बाहर निकालने की कोशिश की गई मुंद्रू सिस्टम में। इस तरह से बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स थे, जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, या इसे हम जिम्मेदारी सिस्टम भी नाम रखते हैं, या हम जो राइटवारी सिस्टम जिसे हम मुंद्रू सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या महलवारी सिस्टम जो हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब आगे ले जाते हुए जो सभी हमने रेवेन्यू कलेक्शन मेथड पढ़े, इन सभी की अपनी अपनी लिमिटेशंस थी। तो इसलिए कहा जाता है ऑल वाज नॉट वेल विद ऑल दीज मेथड्स। तो सब कुछ सही नहीं चल रहा था। अभी हमने परमानेंट सेटलमेंट को समझा, 1793 में इंट्रोड्यूस किया जाता है चार्ल्स कॉर्नवेलिस के जरिए। इसकी अपनी लिमिटेशंस थी, कभी जिम्मेदार परेशान थी, कभी कंपनी परेशान थी, कभी पीजेंट्स परेशान थे। इसी तरह से जो महलवारी सिस्टम था इसमें भी अपनी लिमिटेशंस थी। यहाँ पर जो टैक्स था उसको पीरियडिकली रिवाइज किया जा सकता था। अब जब पीरियडिकली रिवाइज किया जा सकता था, चाहे कल्टिवेशन हो चाहे कल्टिवेशन ना हो, और ये जो जिम्मेदार थे, ये जो पीजेंट्स थे, इनको यहाँ पर पे करना होता था। इसी तरह से जो राइट वाली सिस्टम थी, यहां पर भी प्रॉब्लम थी। यहां चाहे कल्टीवेशन हो या कल्टीवेशन ना हो, एक विलेज का जो रेवेन्यू था वो फिक्स किया गया था और उनको वो पे करना होता था कंपनी की तरफ। और यहां पर जो मनी लैंडर्स थे उनसे बचने के लिए कोई रास्ता इनके लिए नहीं था। मनी लैंडर जब इनके पास अपनी लैंड को कल्टीवेट करने के लिए पैसा नहीं होता था, ये जो राइट्स, ये जो स्मॉल कल्टीवेटर होते, ये मनी लैंडर्स से पैसा उधार में लेते थे, जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि इनकी जो जिम्मेदारी थी वो इनसे छीनी जाती थी। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे सभी जो मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गई थी, दे वर ऑप्रेसिव इन नेचर। फाइनली अटेम्प्ट टू इंक्रीज रेवेन्यू हैड मेनी डायमेंशंस एंड प्रॉब्लम्स। तो अब जो बहुत तरह कोशिश की गई कि रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, इसके बहुत सारी डायमेंशंस थे, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी
वजूहात थे कि जब हम टैक्स इंक्रीज करते थे तो इस पर क्या इफेक्ट होता था कल्टिवेटर्स पर, पीजेंट्स पर, जमींदार्स पर, या हम ये कहेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी जो फेस करनी पड़ती थी पॉपुलेशन को। जब हमेशा कंपनी की कोशिश थी, दे वांटेड और दे हैड अ डिजायर टू इंक्रीज द इनकम, कि अपनी इनकम जो उनकी थी वो इंक्रीज होनी चाहिए, तो इसका जरूरी मकसद ये था कि जो रेवेन्यू डिमांड कंपनी की थी वो यहाँ पर इंक्रीज दिखाई जा रही थी, मीन्स वो यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही थी। कंपनी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये, तो फाइनली होता क्या है, पीजेंट्स वर अनएबल टू पे। जब पीजेंट्स पे ही नहीं कर पाते, कंपनी चाहती है हमारे पास पैसा आना चाहिए, पैसा तब आएगा जब ये अपना रेवेन्यू जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू किसको देना था, पीजेंट को देना था। पीजेंट पे ही नहीं कर पाता है, जब पीजेंट को लगता है कि मैं पे नहीं कर पाता हूं, वो उठता है तो कंट्री साइड से चला जाता है। तो अब जो विलेज से वो चला गया तो वहां पर जो कल्टिवेटर था वो रहा ही नहीं, कल्टिवेशन होती ही नहीं, तो विलेजर्स बिकम डेजर्टेड, तो विलेज जो थे यहां पर कोई था ही नहीं। तो फाइनली हम ये कहेंगे कि जो हालात थे वो बहुत ज्यादा अबतर हो रही थी। अब कंपनी की ऑप्शनल्स की आइडियोलॉजी क्या थी, ऑप्टिमिस्टिक ऑप्शनल्स हैड इमेजिनड दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर, बट दिस डिड नॉट हैपन। अब जो ऑप्टिमिस्टिक ऑप्शंस थे, मींस कंपनी के वो ऑप्शंस जिनके जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था, उनकी बड़ी सोच थी। उनके हिसाब से वो ये सोच रहे थे कि हमने जो ये नया सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, इसके जरिए जो पीजेंट की पॉपुलेशन है, पीजेंट की जो इनकम है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और ये रिच बिजनेस प्रोफेशनल्स यहाँ पर बनेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं, इसका रिजल्ट ही निकला कि जो पीजेंट्स थे उन पर इनका नेगेटिव इंपैक्ट था। अब ये नेगेटिव इंपैक्ट क्यों था, अगर इन कंपनी ऑप्शन से पूछा जाए, वो ये था क्योंकि ये कह रहे थे कि बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे थे यहाँ के जो कल्टिवेटर्स थे, लेकिन ये इन पीजेंट्स पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही थी, उनकी लैंड को इंप्रूव करने के लिए कभी कोई हेल्प ही नहीं की, उनको फर्टिलाइजर्स दिए ही नहीं। और हर वक्त कंपनी के ऑप्शंस का यही एक मोटिव था कि किस तरह से बाय हुक और क्रुक हमने यहाँ पर जो रेवेन्यू अपना है उसको हमने इंक्रीज करते ही रहना है। तो इस तरह से एक पार्ट जो स्टोरी का इस चैप्टर का वो यहां पर खत्म हो जाता है, और उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट रहता है, वो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। होप यहां तक सभी जो कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर, वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।